हाय एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। आपने हाल ही की खबरों में सुना होगा कि रसिया ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया है या युद्ध स्टार्ट कर दिया है। किसके विरुद्ध? यूक्रेन के विरुद्ध। उसने वजह क्या दी है कि नाटो अपना एक्सपेंशन कर रहा है और जो सोवियत यूनियन से जो कंट्रियां अलग हुई हैं, या इन शॉर्ट ये कहें कि रसिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या कर रहा है ना, उनको नाटो में शामिल कर रहा है। और इससे क्या होगा? अंतोगत्वा रसिया के अस्तित्व को खतरा है, रसिया की संप्रभुता को खतरा है और रसिया की सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये तर्क दिया रसिया ने। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि नाटो फॉर्म ही हुआ था यूएसएसआर से लड़ने के लिए। फिर 1991 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है ये, 1991 में, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज़ में सफल हो गया कि यूएसएसआर के कई टुकड़े कर दिए और उन्हीं टुकड़ों से उत्पन्न हुए जो देश हैं, अब उनको अमेरिका क्या कर रहा है? धीरे धीरे नाटो में शामिल करवाने की कोशिश कर रहा है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक प्रकार का संगठन है जिसमें शुरुआती तौर पर लगभग 12 मेंबर थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 30 मेंबर इसमें बन गए हैं। इसकी बहुत पिछला इतिहास है, बहुत कहानी है। हम उन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर वीडियो की PDF सेंड कर देता हूँ और इस एडिटोरियल की भी मैं PDF सेंड कर दूँगा। और भी आपके जो सजेशन हो वो आप कमेंट में या उस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। रसियाज नॉट नेटो प्रॉब्लम। नेटो प्रॉब्लम ये क्या है? ये शुरुआत होती है 1991 से पहले। सबसे पहले तो क्या हुआ, नाटो बना ही रसिया को काउंटर करने के लिए था, लेकिन जब 91 में रसिया के कई पार्ट हो गए तो उस समय रसिया कमज़ोर था। कमज़ोर होने के साथ साथ रसिया ने एक पैक्ट साइन किया अपने आसपास की जो कंट्रीज़ थी, जो अलग थलग पड़ गई थी, कि भैया तुम नाटो में शामिल नहीं होगे, हम अपने आप में एक पैक्ट बना ले रहे हैं। तो उन कंट्रीज़ ने वो नो डाउट वो पैक्ट साइन भी किया। लेकिन जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई, अमेरिका ने धीरे धीरे लोगों को नाटो में शामिल करवाने की कोशिश की। तो बाल्टिक कंट्री, हंगरी, बाल्टिक सागर के आसपास की जो कंट्री थी उसमें हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, इनको शामिल करवा लिया। और भी एक दो देश हैं, राइट नाउ मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एडिटोरियल में ही कवर किया है। तो उन कंट्रीज़ को भी अमेरिका ने शामिल करवा लिया। अब बात आ गई थी कहाँ पर? यूक्रेन पर। और यूक्रेन पर बात, यूक्रेन क्यों महत्वपूर्ण है ये आप समझने के लिए आप देखो कि अगर जब हिटलर ने नेपोलियन से स्टार्ट करते हैं, नेपोलियन ने भी जब आक्रमण किया था रसिया पर तो वो भी किसके थ्रू किया था? यूक्रेन के थ्रू किया था। हिटलर ने भी जब रसिया पर आक्रमण किया था तो किसके थ्रू किया था? यूक्रेन के थ्रू किया था। मतलब रसिया और यूरोप को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है? यूक्रेन। और अगर यूक्रेन ही नाटो में शामिल हो गया तो वो अमेरिका की एक इनफॉर्मल कॉलोनी बन जाएगा। और अमेरिका की कॉलोनी बनने का मतलब है रसिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका उस जगह का क्या करेगा? उपयोग करेगा। दुरुपयोग मैं नहीं बोलता, क्योंकि अगर रसिया के पक्ष में कहें तो वो दुरुपयोग होगा, अमेरिका के पक्ष में कहें तो वो सदुपयोग होगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि वो उपयोग करेगा यूक्रेन को एज अ टेरिटरी जो काउंटर करे रसिया के लिए। तो ये पूरा इशू है और ये पुतिन की चिंताएं थी। अब अमेरिका ने ये तो कहा कि हाँ हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम भविष्य में भी एक्सपेंशन नहीं करेंगे। और ये चीज़ रसिया ने 1991 के समय में ये चीज़ देख ली। उस समय भी नाटो ने कहा था कि भैया हम तुम्हारे आसपास की कंट्रीज़ को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अमेरिका ने नाटो कंट्रीज़ में उन सभी सोवियत यूनियन कंट्रीज़ को इंक्लूड किया, जिसमें हंगरी शामिल, हंगरी एग्जैक्टली नहीं लेकिन हंगरी, बाल्टिक सागर कंट्री जिसमें हंगरी भी आता है, यहाँ चले जाओ तो पोलैंड, इन सबको शामिल किया। तो ठीक था, तब तक चुप था। लेकिन यूक्रेन क्या था? बिल्कुल पड़ोसी राज्य था और बिल्कुल महत्वपूर्ण लोकेशन पे यूक्रेन था। तो रसिया का दिमाग खराब हो गया और रसिया अमेरिका के वादों पर इसीलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि इतिहास में ये चीज़ें, घटनाएं घट चुकी हैं। तो उन सब के कारण रसिया ने क्या किया? युद्ध स्टार्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट युद्ध स्टार्ट कर दिया? यूक्रेन के अगेंस्ट। और अब आपने देखा होगा जितनी भी एलाइड कंट्री थी जो यूक्रेन को एक रसिया के लिए पपेट की तरह यूज़ कर रही थी, वो अब
अलग हो गई, पूरा यूरोपियन यूनियन अलग हो गया है, पूरा अमेरिका अलग हो गया है, और उसने कह दिया है कि भैया हम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यूक्रेन का जो होना हो सो हो जाए, बस हम हथियार सप्लाई करेंगे जिससे हमारा व्यापार, हमारा पैसा बनता रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये कहो कि भैया जिसका भला होता है वही अपना काम करता है, आजकल कोई बेवजह में युद्ध में इंडल्ज नहीं होता है। यही हमने अफगानिस्तान में देखने को मिला और यही यहाँ पर हमारे लिए यूक्रेन और रसिया के केस में देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, ये कहानी आपको समझ में आ गई, एक पटकथा समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं आगे होना क्या है। पुतिन सीम्स अनविलिंग टू एंगेज टू एड्रेस रशियन सिक्योरिटी कंसर्न। तो पुतिन बिल्कुल टू द पॉइंट है कि भैया अगर आप रसिया की सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में नहीं रखते हो तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा कि आप नाटो को एक्सपेंड करते रहें और मैं युद्ध करूँगा। रसिया unjustifiable incursion into Ukraine following week of military troops build up on their shared border has drastically raised the tension in the region with broader ripple effect across the world, particularly for the NATO countries and other with strategic connections to the two nations। तो यहाँ पर रसिया का जो इनकर्जन है वो एक अनजस्टिफिकेबल है। सबसे पहले राइटर ने कहा कि अनजस्टिफिकेबल है, लेकिन रसिया ने क्या कहा, सबसे पहले रसिया ने दो देश बनाए, लोनेट्स्क एंड दोजाक्स, ये दोनों, और इन देशों ने रसिया को क्या लिख के दिया कि भैया हमें यूक्रेन से खतरा है और यूक्रेन हमारी शांति को भंग कर रहा है तो आप मेरी मदद करो। तो रसिया इसीलिए अपनी सेना को क्या नाम दे रहा है कि ये शांति सेना है, पीसफुल सेना है, जो कि यूएन की चार्टर 5 में लिखा है कि शांति सेना कोई भी राष्ट्र भेज सकता है। तो रसिया अपनी सेना को एज अ शांति सेना भेज रही है, ना कि इनकर्जन। ये रसिया का पॉइंट है। लेकिन वर्ल्ड का क्या पॉइंट है कि रसिया डायरेक्ट क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है दूसरी देश की टेरिटरी को, और जो कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है। तो ये दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो इनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर हुआ उसके रिपेल इफेक्ट होंगे, और वो रिपेल इफेक्ट नाटो कंट्रीज़ को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इन दोनों कंट्रियों से जुड़े, मतलब रसिया और यूक्रेन, इन दोनों कंट्रीज से जुड़े जो भी राष्ट्र हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनको भी ये चीज़ें प्रभावित करेंगी। रिपोर्ट सेट दैट सेवरल यूक्रेनियन सिटी इंक्लूडिंग कैपिटल कीव वहाँ की कैपिटल है यूक्रेन की, केम अंडर द अटैक ऑफ थर्सडे मॉर्निंग इवन एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैड एन इमरजेंसी मीटिंग टू स्टॉप द इन्वेजन। तो यहाँ पर यूएन पैरेलली क्या कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहा है कि जो इन्वेजन रसिया ने स्टार्ट कर दिया है वो क्या हो, रुक जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि रिपोर्ट ये कह रही हैं कि जो कीव है यूक्रेन की राजधानी, वो भी अटैक के अंदर आ गई है और रसिया उस पर धमाधम मिसाइलें बरसा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड नाटो एंड यूरोपियन कमीशन लीडरशिप बाउ टू इम्पोज द सेवियर सैंक्शन ऑन रसिया। तो जैसे कि हर केस में होता है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्री सब ने भैया ये कहा कि हम इन पर सैंक्शन लगाएंगे और बड़े कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, जो कि 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन के समय इन्होंने रसिया पर लगा दिए थे। तो रसिया को अब ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, और अगर मान लो रसिया को व्यापार करना भी है तो वो क्रिप्टो करेंसी में कर लेगा, आप पता लगाते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो अब समय बदल गया है, इन 7-8 सालों में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। 2014 में जब क्रीमिया को अपने अधिग्रहण किया था रसिया ने, उस समय भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं और उस समय से अभी तक सैंक्शन लगे हैं। तो रसिया को उतना ज़्यादा डर है नहीं सैंक्शन का, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम और ज़्यादा सेवियर सैंक्शन लगाएंगे। दिस राउंड ऑफ सैंक्शन बिल overly imperial economic penalty imposed on Russia entity individual close the political relationship, and they are expected to include cutting off the top Russian bank from the financial system, halting technology export and directly target to Russian president। तो यहाँ पर जो अब वर्तमान में जो मतलब सैंक्शन लगाए जाएंगे उसके टारगेट पे कौन कौन होगा, जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनेता हैं, या उनकी कोई कंपनी अगर विदेशों में काम कर रही हैं वो, साथ ही साथ जो बैंक्स हैं उन पर, और जो भी फाइनेंशियल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में रसिया का काम कर रहा है उन पर, और कुछ टेक्नोलॉजी, इस पर प्रमुखता से बात हो रही है। स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। स्विफ्ट क्या होता है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो जिस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है उसका नाम है स्विफ्ट। तो उससे भी इन्होंने हाल्टिंग टेक्नोलॉजी जो बोला है ना, तो ये
उसको टारगेट करके बोल रहे हैं कि उससे भी रसिया को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा और मोस्टली डायरेक्टली टारगेट किया जाएगा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए। तो ये इनका कहना है जितनी भी कंट्रीज हैं वर्तमान में उनका। मॉस्को कैन हार्डली बी सरप्राइज्ड एट दिस बैकलैश फॉर इट little sympathy toward the idea of engaging diplomatically on Ukraine question to address Russian security concern। तो यहाँ पर मुश्किल है कि यहाँ पर रसिया सरप्राइज होगा अपने इन सैंक्शन से, और फॉर इट हैज शोन लिटिल सिंपैथी टुवर्ड आइडिया, और हो सकता है इस चीज़ को लेकर रसिया अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर डिप्लोमेटिक बात के लिए राजी हो जाए। लेकिन वर्तमान में जो क्या घटना घट रही हैं वो चीज़ें सबके सामने हैं। एवर सिंस रसिया बिगिन अमेजिंग ट्रूप ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर, द यूएस, नाटो एंड यूरोप हैव सॉट टू प्रेस फॉर द डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। तो रसिया क्या कर रहा है, धड़ाधड़ इन्वेजन कर रहा है, घुस रहा है, यूक्रेन को कवर कर रहा है, लेकिन भैया नाटो, यूएस और यूरोपियन यूनियन क्या कर रहे हैं कि भैया डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तलाश करने में लगे हैं। दिस इंक्लूड डायरेक्ट यूएस रसिया नेगोशिएशन एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो मीटिंग विद मिस्टर पुतिन। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड था, यूएस रसिया की मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे यूएस ने एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन लेटर जो गोपनीय रूप से रसिया को दिया, और उसमें कुछ जो रसिया के कंसर्न थे उनको एड्रेस किया गया। तो ये यूएस ने स्टार्ट किए। फ्रेंच के प्रेसिडेंट भी गए थे मैक्रोन मीटिंग करने के लिए, ये भी आपने देखा होगा। तो ये सब मिस्टर पुतिन के साथ, तो ये सब डिप्लोमेटिक कोशिश थी जो हुई या होंगी या हो रही हैं। वाइल द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन वेस्टर्न कैपिटल ओवर मिस्टर पुतिन intractability and aggression are palpable, and use of the severe sanction stemming from that its strategic inevitability, it is unlike that the prospect of escalating violence and devastating toll of human life property can be ruled out until Mr. Putin broader question on NATO are answered। तो यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है वेस्टर्न कैपिटल का मिस्टर पुतिन की जो एग्रेशन के कारण, वो एक कोई दिक्कत नहीं है आप सेवियर उसके पक्ष में, मतलब उसके कारण आपने क्या लगाया उन पर, सेवियर सैंक्शन लगाए स्टेमिंग फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक इनेबिलिटी, क्योंकि ये अनिवार्य था। मतलब ये चीज़ आप क्या करता है अमेरिका, यही करता है कि भाई सैंक्शन लगा देता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि आप अगर ये सोच रहे हो कि इन सब चीज़ों के कारण चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो नहीं है। क्यों? जब तक उसके पुतिन मतलब मिस्टर पुतिन के जो भी एक ब्रॉडर क्वेश्चन है नाटो को लेकर या खुद की सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, अगर उसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है तब तक ये चीज़ें नहीं रुकने वाली। और यूक्रेन को वो, जैसा उसने कहा है कि मिलिट्रलाइज मतलब करेगा कि जितने भी हथियार जो अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं उनको नष्ट करेगा और फिर से यूक्रेन में एक प्रकार से खुद का ही शासन करेगा। वो चीज़ आगे होने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है जब तक कि नाटो अपना आंसर पुतिन को लिख के नहीं देता कि हाँ नाटो का एक्सपेंशन अगल बगल जो भी रसिया के अगर आजू बाजू वाली जो कंट्री हैं उनका नहीं होगा। लेकिन न नाटो इस चीज़ को लिख कर दे रहा है और न रसिया वहाँ पर मान रहा है। एट द हार्ट ऑफ हिज फियर is the prospect of Ukraine joining the NATO and NATO troop potentially stationed at the border with Russia। तो ये पूरा वही चीज़ है कि ये जो डर है किस चीज़ को लेकर है कि भाई यूक्रेन ज्वाइन कर रहा है किसको, नाटो को, और नाटो ट्रूप जो है वो कहाँ बॉर्डर पर खड़ी है। सीधी सी बात है कि यूक्रेन ज्वाइन कर रहा है तो यूक्रेन के अंदर किसकी फोर्स आ जाएगी, नाटो की। तो नाटो की फोर्स जो है रसिया के बॉर्डर पर खड़ी है, और यही फियर ने इसी मतलब डर ने राष्ट्रपति पुतिन को एग्रेशन वाले मोड में ला दिया, और जो हो रहा है वो आपके प्रत्यक्ष सामने है। नाटोज हिस्टेरिकल रिकॉर्ड ऑफ इट्स पेंचेंट ऑफ एक्सपेंशन। पेंचेंट मतलब क्या होती है, जो इच्छा होती है, लगन होती है कि जो नाटो चाह रहा है कि अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखा जाए तो नाटो की जो इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और सीधी सी बात है वो रसिया को काउंटर करने के लिए बना था, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा क्या होती है कि ज़्यादा रसिया के आसपास की जो कंट्री है उनको
नाटो में शामिल किया जाए, हैज़ लाइकली फ्यूल्ड सच इनसिक्योरिटी। और यहाँ पर दिखाई देता है कि वही चीज़ जो नाटो की एक्सपेंशनिज्म की जो नीति है, इन सब चीज़ों को, इनसिक्योरिटी को बढ़ा रही है, इन सब चीज़ इनसिक्योरिटी को क्या फ्यूल्ड कर रही है, मतलब उसमें ईंधन डालने का काम कर रही है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप मिलिट्री अलायंस, जैसे ही सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो उसमें ईस्टर्न यूरोपियन मिलिट्री अलायंस बना। नाटो एंड रशिया इन 1997 साइन द फाउंडिंग एक्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। तो उसमें रसिया, सोवियत यूनियन मतलब तत्कालीन उस समय जब टूटा हुआ रसिया, 1997 में एक फाउंडिंग एक्ट साइन किया गया जिसमें म्यूचुअल रिलेशन, कोऑपरेशन और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाई गई। Disregarding the spirit of this agreement, NATO quietly underwent 5 rounds of enlargement during the 1990। लेकिन उस एग्रीमेंट को दरकिनार करते हुए नाटो ने 5 राउंड में एनलॉर्जमेंट किया और 5 राउंड में कई देशों को धीरे धीरे जोड़ा, जो कि रसिया की एक प्रमुख सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी चिंताओं का हिस्सा थे। मतलब रसिया नहीं चाहता था कि वो लोग नाटो का पार्ट बने। पुलिंग फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्री इनटू इट्स ऑर्बिट, मतलब पुलिंग मतलब खींच रहे हैं जितनी फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्री हैं, मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उससे जो कंट्री बनी, तो नाटो क्या प्रयास कर रहा है कि उन कंट्रीज़ को पुलिंग मतलब अपनी तरफ खींचे और नाटो के ऑर्बिट में समाहित करे या नाटो का हिस्सा बनाए। कोऑपरेटिव एक्सचेंज कम्युनिकेशन हॉटलाइन एंड कोल्ड वॉर फेल सेव सच आर्म कंट्रोल वेरिफिकेशन हैव फैलन बाय द wayside even more since Russia's annexation of Crimea in 2014। तो cooperative exchange, communication hotline and Cold War fell safe such as arm control। तो जितने भी प्रयास थे कोऑपरेशन के, हॉटलाइन के, एक्सचेंज कम्युनिकेशन के, वो सब फेल हो गए, कोल्ड वार में सब फेल हो गए। और जो भी वादे हुए थे कि हम वेरीफाई करेंगे कि आप आम का कितना ज़्यादा आम एम्यूनिशन आप बढ़ा तो नहीं रहे हो, वो सब साइड में हो गए। और जब रसिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तब तो और ये चीज़ें क्या हो गई, बिगड़ गई। इट मे बी द केस, क्यों बिगड़ गई आपको मालूम होगा, जैसे कि जर्मनी पर सैंक्शन लगाए थे, वैसे ही जब विघटन हुआ रसिया का तो उस समय भी ये सब चीज़ें अमेरिका ने सुनिश्चित की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हथियारों का प्रोडक्शन ना करें। इट मे बी द केस ऑफ ओइंग मिस्टर पुतिन फेल्योर टू develop Russia into an economic powerhouse that naturally attracted neighboring countries and international capital to itself, partially explain Moscow's deflection of the attention to strategic questions relating to NATO and Russia's territorial इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर हो सकता है इनका ये कहना है कि ये केस हो कि मिस्टर पुतिन इकोनॉमिकली रसिया को पावरफुल करने में फेल हो गए, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली पावर होता तो आज जो आजू बाजू की कंट्री हैं वो स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ क्या होती, आकर्षित होती। और जब स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती तो डिपेंडेंट होती रसिया पर। जब रसिया पर डिपेंडेंट होती तो नाटो का जो प्लान था उसका कि भाई हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें, कहीं ना कहीं वो इतने आसानी से जो नाटो कर रहा है या यूक्रेन इतने आसानी से अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गया, तो वो चीज़ें नहीं होती। और ये जो नाटो हुआ या रसिया के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इन दोनों चीज़ों को सीधी सी बात है, आपका दोस्त हो या जिसको आप बिल्कुल ना जानते हो, जिसको आप बिल्कुल ना जानते होंगे, तो वो क्या करेगा, आपके पक्ष में निर्णय लेने में बुरा निर्णय भी आपके पक्ष में लेना हो तो वो संकोच नहीं करेगा। लेकिन जिसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो वो आपके पक्ष में निर्णय लेगा, ये तो 100% सत्य है, लेकिन आपके विपक्ष में निर्णय लेने के लिए कुछ हद तक संकोच करेगा। तो ये इनका कहना है कि अगर रसिया आर्थिक रूप से भी मजबूत होता तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बन जाती आजू बाजू के राष्ट्रों की, और जब डिपेंडेंसी बन जाती तो फिर वो चीज़ें एकदम से जैसे अभी नाटो के गोदी में जा रही हैं वो चीज़ें नहीं होती। बट अनलेस वेस्टर्न नेशन गिव अश्योरेंस टू मिस्टर पुतिन दैट NATO will not seek to relentlessly expand its footprint eastward, Moscow will have little incentive to return to the negotiation table। तो यहाँ पर जब तक कि वेस्टर्न नेशन ये अश्योरेंस नहीं देते मिस्टर पुतिन को कि
कि वो अपने नाटो का एक्सपेंशन रिलेंटलेसली अनिच्छुक तरीके से, मतलब सभी को काउंट करके या सभी को एड्रेस करके बगैर उसके नाटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। मास्को मतलब रसिया के पास बहुत ही कम इंसेंटिव है। इंसेंटिव मतलब समझ रहे हो, बहुत ही छोटी वजह है कि वो डिप्लोमेटिकली नेगोशिएशन के लिए बात करे, और यही परिणाम है कि रसिया नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न नेशन या कहें अमेरिका ने या कहें नाटो ने उसके लिए एक प्रॉपर ढांढस नहीं बताया या प्रॉपर चीज़ें सामने नहीं रखी कि भैया नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। और दैट्स वाई रसिया आज वर्तमान में जो कर रहा है वो हम सबके सामने है। बट रसिया एंड मिस्टर पुतिन मस्ट रियलाइज दैट वॉर इज़ नॉट द मीन टू पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन पुतिन को ये हमेशा याद रखना चाहिए या रियलाइज़ होना चाहिए कि जो वॉर है वो पीस और सिक्योरिटी का मतलब नहीं है। मतलब आप अपनी पीस और सिक्योरिटी के लिए ये युद्ध कर रहे हो तो ये बिल्कुल सही नहीं है, और ये अंतोगत्वा ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।